Welcome guys. Today we move to kinds of clauses, उपवाक्य के प्रकार। इससे पहले मैं सेंटेंस के बारे में बता दूं। सेंटेंस 3 होते हैं सिंथेसिस की दृष्टि से। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम जिस सेंटेंस के संदर्भ में ये क्लॉजेस की चर्चा कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, शेष एक या एक से अधिक क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज का मतलब जो डिपेंडेंट है, जो दूसरे पर आश्रित है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित है। जब प्रिंसिपल क्लॉज का अर्थ निकलेगा तो उसके साथ उसका अर्थ पूरा होगा। और उसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा कि वो नाउन का काम करेगा तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब क्लॉज। तो आज हम बना रहे हैं कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। भाई एडवर्ब क्लॉज तो 9 प्रकार से बनती है। वो टाइम बताती है, प्लेस बताती है, पर्पस बताती है, रीजन बताती है, रिजल्ट बताती है, कंडीशन बताती है, और कंपैरिजन बताती है, कंट्रास्ट बताती है, मैनर बताती है। चलिए हमको पता चल जाएगा क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। पहला वाक्य बताइए। नंबर 1, द चेयरमैन टुक हिज सीट। चेयरमैन ने अपनी सीट ली। द चेयरमैन टुक हिज सीट, चेयरमैन ने अपनी सीट ली, यानी चेयरमैन अपनी सीट पर बैठे। द मेंबर सैट डाउन, मेंबर भी बैठ गए। तो क्या कहोगे, मेंबर बैठे आफ्टर द चेयरमैन टुक हिज सीट। क्या कहोगे, चेयरमैन के सीट ग्रहण करने के बाद मेंबर बैठे। तो प्रिंसिपल क्लॉज बना लो, द मेंबर सैट डाउन। द मेंबर सैट डाउन, मेंबर जो थे, सदस्य गण जो हैं, बैठ गए थे। कब, चेयरमैन के बैठने के बाद, आफ्टर द चेयरमैन टुक हिज सीट। हिज सीट। क्या होगा, द मेंबर सैट डाउन प्रिंसिपल क्लॉज, आफ्टर द चेयरमैन टुक हिज सीट, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट, आई हैड लेफ्ट द ऑफिस। मैं ऑफिस छोड़ चुका था, मैं ऑफिस से रिटायर हो गया था या चला गया था, ट्रांसफ़र हो गया था। यू जॉइन आफ्टरवर्ड, आपने बाद में ज्वाइन किया, मेरे स्थानांतरित होने के बाद ज्वाइन किया। तो क्या कहोगे, यू जॉइन, ये आफ्टर यहाँ नहीं आएगा, आफ्टर वर्ल्ड भी नहीं आएगा। इसका मतलब है मेरे ऑफिस छोड़ देने के बाद, मेरे ऑफिस से चले जाने के बाद। तो क्या कहोगे, प्रिंसिपल क्लॉज, यू जॉइन। बहुत से बच्चों का मैं थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। ये स्वतंत्र वाक्य है, इसमें कई शब्द आ सकते हैं। जब हम इस वाक्य को इसके साथ जोड़ेंगे तो ध्यान दो, वहाँ पर कुछ शब्द जो जिनका भाव यहाँ आ रहा है या वाक्य में आ जा रहा है, उस सेंटेंस को हम, उन वर्ड्स को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, चाहे वो फ्रेज हो चाहे वर्ड हो। तो क्या कहा आपने, यू जॉइन आफ्टर आई हैड लेफ्ट द ऑफिस। आफ्टर आई हैड लेफ्ट द ऑफिस, मेरे ऑफिस से चले जाने के बाद, मेरे ऑफिस त्यागने के बाद, या ऑफिस से मेरा जब ट्रांसफ़र हो गया, या मैं रिजाइन कर गया, या मैं रिटायर हो गया, आपने उसके बाद ज्वाइन किया। तो यू ज्वाइन प्रिंसिपल क्लॉज, आफ्टर आई हैड लेफ्ट द ऑफिस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और सेंटेंस क्या कहलाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 3, द एम्प्लॉइज कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक। जो कर्मचारी थे उन्होंने अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर ली थी, वापस ले ली थी। देयर डिमांड्स वेर एक्सेप्टेड टू, उनकी मांगें पूरी हो गई थी।
तो क्या कहोगे, द एम्प्लॉइज कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक। प्रिंसिपल क्लॉज रख लेते हैं, एम्प्लॉइज ने अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ की, कब, आफ्टर देयर डिमांड्स वेयर एक्सेप्टेड टू, अपनी मांगें पूरी कर लेने के बाद, अपनी मांगें मान ली जाने के बाद एम्प्लॉइज़ ने अपनी स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ कर ली। क्लियर हो गया। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की बाध्यता है हमारे लिए। अगर मैं कहता हूँ कि इस सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स बनाइए, चाहे आप किसी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से बनाइए, प्लेस से बनाइए, पर्पस से बनाइए, रीजन से बनाइए, रिजल्ट से बनाइए, कंडीशन से बनाइए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का प्रतिबंध नहीं लगा रखा है, तब तुम क्या करोगे, तुम स्वतंत्र हो। फिर तुम क्या कहोगे, द एम्प्लॉइज कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक बिकॉज देयर डिमांड्स वेयर एक्सेप्टेड टू। एम्प्लॉय ने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली, क्यों ली, कारण क्या था, क्योंकि बिकॉज देयर डिमांड्स वेयर एक्सेप्टेड टू, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी हो गई थी। ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन आज की डेट में हम आपको पहले एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए क्या कहोगे, द एम्प्लॉइज कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक आफ्टर देयर डिमांड्स वेयर एक्सेप्टेड टू। आप आज ऐसे लिखोगे, फिर आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे। द एम्प्लॉइज called off their strike, क्या बोलो, वन देयर डिमांड्स वेयर एक्सेप्टेड टू, जब उनकी डिमांड पूरी हो गई, वो भी है, लेकिन उससे अच्छा है कि आफ्टर their demands accepted to। The employees called off their strike principal clause after their demands accepted to subordinate adverb clause showing time। Next, they were crossing the river by boat। वे नाव द्वारा नदी पार कर रहे थे। द बोट सैंक, नाव डूब गई। तो बताओ क्या होगा, नाव डूब गई जब वे नदी को नाव से पार कर रहे थे। समय बता रहा, कब डूबी, समय बताओ। पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिख लेता हूँ मैं। क्या है प्रिंसिपल क्लॉज, द बोट सैंक, नाव डूब गई थी, कब, वन दे वेयर क्रॉसिंग द रिवर, वन दे वेयर क्रॉसिंग द रिवर, जब वे नदी को पार कर रहे थे। चलो हम लिख देता हूँ मैं बाई बोट, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन लिखा नहीं जाना चाहिए। भाई जब पार कर रहे थे नदी, भाई नाव के डूबने का संबंध जब इससे है तो उसी नाव से तो कर रहे होंगे। चलो आपको बहुत ज़्यादा बच्चों में थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है, इसलिए उनके लिए मैं ये बात लिख देता हूँ, ये कोई ऑड नहीं है यहाँ पर जरा। द बोट सैंक, प्रिंसिपल क्लॉज, वन दे वेयर क्रॉसिंग द रिवर बाय बोट, जब वो नाव द्वारा नदी को पार कर रहे थे। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग टाइम, और ये वाक्य बना क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर नेक्स्ट 5th, आई सॉ द प्रिंसिपल एट द गेट, मैंने प्रिंसिपल को गेट पर देखा। वी वेयर कॉट फॉर कमिंग लेट, हम देर से आने के कारण पकड़े गए थे। क्या कहोगे, वी वेयर कॉट फॉर द कमिंग, वी वेयर कॉट फॉर कमिंग लेट, हम देर से आने के लिए पकड़े गए थे। वन आई सॉ द प्रिंसिपल एट द गेट,
ये रहेगा ठीक। और क्या हो सकता है? आई सॉ द प्रिंसिपल एट द गेट को बनाता हूँ प्रिंसिपल क्लॉज। अब बताओ, प्रिंसिपल गेट पर खड़े थे व्हेन वी वेर कमिंग लेट, जब हम देर से आ रहे थे। अब आप ये मत कहना भाई कॉट फॉर हमको तो पकड़ा गया था देरी से आने के कारण, ये तो आया नहीं इसमें। देखिए जब दो वाक्यों को जोड़ोगे कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसका भाव आना चाहिए। वो तो स्वतंत्र वाक्य है इसलिए आया उसमें ज़्यादा। तो क्या कहना है आपका? आई सॉ द प्रिंसिपल एट द गेट नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए इसको बनाओ वी वेर कॉट फॉर कमिंग लेट वन द प्रिंसिपल वन आई सॉ द प्रिंसिपल एट द गेट वन द प्रिंसिपल वॉज एट द गेट। सबसे बढ़िया है, आई सॉ को भी हटा देता हूँ पूरा। वन द प्रिंसिपल वॉज एट द गेट, जब प्रिंसिपल गेट पर था। अगर आप लिखते हो वन आई सॉ द प्रिंसिपल एट द गेट, भाव वही आया लेकिन वाक्य का जो स्तर है, जो उसका अपना एक होना चाहिए दोनों वाक्य को जोड़ने के बाद का, उसका जो एसेंस है वो बिगड़ जाता है। तो क्या कहोगे? वी वेर कॉट फॉर कमिंग लेट अगर इसको हमने सिंपल सेंटेंस बनाना होता ना, सिंपल, जिसमें एक ही वर्ब होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है, तो कितना बढ़िया बन जाता है। वी आर कॉट फॉर कमिंग लेट बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा हमको पकड़ लिया गया था। लेकिन ये इसमें दो वर्ब आएंगे, दो सब्जेक्ट आएंगे, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलो अब उसमें भी नहीं जाते हैं, वो बाद में बताएंगे। वी आर कॉट फॉर कमिंग लेट, हमको देरी से आने का पकड़ लिया गया। वन आई सॉ द प्रिंसिपल एट द गेट, यही ज़्यादा सही लग रहा है। जब प्रिंसिपल को मैंने गेट पर देखा, वन आई सॉ द प्रिंसिपल एट द गेट। लीजिए, ये है आपका आज का, क्या है आज बोलो। वी वेर कॉट फॉर कमिंग लेट वन आई सॉ द प्रिंसिपल एट द गेट। क्या बनाइए? वी आर कॉट फॉर कमिंग लेट प्रिंसिपल क्लॉज वन आई सॉ द प्रिंसिपल एट द गेट, एडवर्ब क्लॉज शोइंग टाइम, या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और वाक्य क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था आज का वीडियो जो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।